हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का खैर मकदम। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, एडवोकेट मोहम्मद मुकीम। दोस्तों, मैं आपको जो है विशिष्ट मामले से संबंधित वाद में कल आपको फैक्ट बता चुका हूँ। आज मैं प्रश्न को पर चर्चा करूँगा। दोस्तों, मैं चाहूँगा अभी तक हमारे ऑनलाइन क्लासेस चैनल जो है अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूँगा आप उनकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक पे बात करता हूँ। मैं इधर उधर की बातें कभी नहीं करता हूँ। मैं केवल जो है आपके फैक्ट यानी टोटल स्टडीज की मैटर को बात करता हूँ। इधर उधर बात करने के बजाय अपने फैक्ट पर आना चाहिए। जो पर्पज़ है उस पर्पज़ पर आपको कार्य करना चाहिए। दोस्तों, ये पहला है आपका प्रश्न कोश है, ठीक। अब इसमें सवाल ये क्वेश्चन कहता है, सरकारी या अपनी पदीय हैसियत में लोक अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध वाद। धारा 79 से लेकर 82 यो आदेश 27 तक बताया गया है। अब इसका संहिता क्या है? संहिता की धारा यो आदेश में सरकार यो उसके विरुद्ध लोक अधिकारी या उसके विरुद्ध वाद संस्थित करने का उपबंध है। तो उत्तर है धारा 79 से लेकर 82 और आदेश 27, ठीक। अब क्वेश्चन कहता है, केंद्र सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा या विरुद्ध राज्य सरकार के द्वारा या उनके विरुद्ध वाद प्राधिकारीकर्ता पार्टी कौन हो सकता है? धारा 79 के अनुसार केंद्र सरकार के संबंध में उत्तर है धारा 79 के अनुसार जो है केंद्र सरकार के संबंध में भारत संघ तथा राज्य सरकार के विरुद्ध में राज्य का पार्टी यानी स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ बिहार ये कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है, लोक प्राधिकारी के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित करने में कितने दिन पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए? क्या प्रावधान अज्ञापक है? तो उत्तर है धारा 80(1) जो धारा 80(1) के अनुसार लोक प्राधिकारी या सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित करने से 2 माह पूर्व विपक्षी पक्षकार को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। धारा 80(1) का ये प्रावधान जो है क्या है, यानी अज्ञापक या मैंडेटरी है। क्वेश्चन है, क्या 2 माह पूर्व का नोटिस दिए जाने संबंधी अज्ञापक उपबंध कोई अपवाद भी है? तो यस, अपवाद भी दिया गया है। यानी संहिता की धारा 82 के सबसेक्शन 2 के संबंध में उपबंध करता है कि संहिता 80 के 2 के अनुसार यदि मामला ऐसा हो जो कि शीघ्र या अविलंब या आवश्यक अत्यावश्यक और दोष वंचित हो तो ऐसी स्थिति में 2 माह के नोटिस वाद संस्थित करने से पूर्व देना आवश्यक नहीं है, किंतु ऐसे मामले में वाद संस्थित करने से पूर्व न्यायालय से आवेदन के पत्र पर स्वीकृति लेना अति आवश्यक है। क्वेश्चन है, धारा 80 के अंतर्गत नोटिस किस प्राधिकारी को दी जाएगी? उत्तर है धारा 80 के अंतर्गत निम्नलिखित प्राधिकारी को नोटिस तामील कर सकेगा। पहला है रेलवे सरकार केंद्र सरकार के विरुद्ध वाद में सरकार का सचिव। सेकंड है रेलवे के विरुद्ध वाद रेल प्रबंधक महाप्रबंधक। तीसरा बात, राज्य सरकार के विरुद्ध वाद राज्य सरकार का सचिव या जिले के कलेक्टर। चौथी बात है, जम्मू कश्मीर राज्य के विरुद्ध वाद राज्य सरकार का मुख्य सचिव इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी। क्या लोक अधिकारी किसी भी कार्य के लिए विरुद्ध वाद लाने के लिए नोटिस देना आवश्यक है? उत्तर है नहीं। लोक अधिकारी के विरुद्ध वही सूचना दिया जाना आवश्यक है जहां उसके द्वारा किया गया है कार्य सरकारी हैसियत में किया गया हो। क्वेश्चन है, क्या कोई लोक अधिकारी जिसके विरुद्ध वाद संस्थित किया गया है संजात से मुक्त हो सकेगा? उत्तर हाँ। संहिता की धारा 81 के अनुसार ऐसे पदाधिकारी संजात से मुक्त हो सकता है जहां वो लोक अधिकारी सेवा का वो अपकार किए बिना उपस्थिति नहीं हो सकता है। जहां किसी लोक प्राधिकारी के विरुद्ध
उसकी पदीय हैसियत में किए गए कार्य के विरुद्ध कोई डिग्री पारित की गई हो, वहाँ से डिग्री का निष्पादन डिग्री पारित होने की तिथि से कितने दिनों तक स्थगित रहेगा। तो संहिता की धारा 82 सबसेक्शन 2 के अनुसार डिग्री पारित होने की स्थिति से 3 माह तक यदि उस डिग्री तुष्ट न की गई हो सके, जो संहिता की धारा 82(2) के अनुसार डिग्री पारित होने की तिथि से 3 माह तक यदि उस डिग्री का तुष्ट न हो सके। क्वेश्चन, जहाँ लोक अधिकारी के विरुद्ध डिग्री पारित की गई वहाँ उसकी तुष्टि हो सकेगी, कैसे हो सकेगी? तो उत्तर है, ऐसे लोक अधिकारी को डिग्री निष्पादन के अतिरिक्त न तो गिरफ्तार किया जाएगा और न ही उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। डिग्री निष्पादन में के अतिरिक्त जो है न तो क्या है अरेस्ट किया जाएगा और न उसकी प्रॉपर्टी को कोई अटैच की जाएगी। ठीक। क्वेश्चन है, सरकार के विरुद्ध लोक प्राधिकारी के विरुद्ध वाद स्थित सरकार को या लोक प्राधिकारी को वाद पत्र में लिखित उत्तर देने तो अधिकतम अवधि कितनी दी गई है? तो उत्तर है आदेश 27 नियम 5 के अनुसार न्यायालय इस संबंध में युक्त अनुज्ञात कर सकता है, किंतु यह अधिकतम 2 माह तक की अवधि तक हो सकेगी। क्वेश्चन, अन्य देशीय द्वारा वाद लाने के लिए उपबंध कहाँ दिए गए हैं? तो संहिता की धारा 83 में दिए गए हैं। अन्य देशीय कब वाद ला सकेंगे? उत्तर है, ये निम्न अवस्थाओं में वाद ला सकेंगे जहां अन्य देशीय शत्रु केंद्र सरकार की अनुमति से भारत में क्या है निवास कर रहा है। अन्य देशीय मित्र जो भारत में निवास कर रहे हैं, किंतु अन्य देशीय शत्रु जो अनुमति बिना भारत में निवास कर रहे हैं, विदेश में निवास कर रहे हैं, वाद नहीं ला सकता है। क्या कोई विदेशी राज्य वाद ला सकता है? उत्तर है यस, हाँ। संहिता की धारा 84 के अनुसार कोई विदेशी राज्य किसी भी सक्षम न्यायालय में वाद ला सकेगा, लेकिन वाद उद्देश्य ऐसे राज शासकों में या राज्य के किसी भी अधिकारी उस लोक हैसियत निहित प्राइवेट अधिकारियों का परिवर्तन कराना होना चाहिए। क्वेश्चन है, विदेशी राज्यों राजदूत और दूतों के विरुद्ध वाद के संबंध में प्रावधान कहाँ है? क्या कहाँ है? तो संहिता की धारा 86 के संबंध में उपबंध करता है कि इसके अनुसार इनके विरुद्ध कोई भी वाद केंद्र सरकार की ऐसी सहमति के बिना नहीं लाया जा सकेगा उस सरकार की किसी सचिव द्वारा लिखित रूप से प्रमाणित की गई हो। लेकिन वो ऐसे व्यक्ति से सहमति के बिना वाद ला सकता है जो कि अचल संपत्ति के अधिकारी के तौर पर ऐसे विदेशी राज्यों में वो संपत्ति धारण करता हो या धारण करने का दावा करता हो। ठीक। अब बात करते हैं विदेशी राज्यों को शासक से क्या तात्पर्य है। संहिता की धारा 87(a) के अनुसार विदेशी राज्य से भारत बाहर का ऐसा राज्य से अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, तथा विदेशी राज्य के शासकों से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस राज्य के अधिपत्य के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा तस्में मान्यता प्राप्त की है। अब बात करते हैं बी, वो वाद जिनमें संविधान का निर्वचन या किसी भी कानूनी लिखित की विद्यमानता संबंधी कोई आधारभूत विधि प्रश्न अंतर्गत है। तो आदेश 27(a). क्वेश्चन है, उन वादों जिनमें संविधान निर्वाचन संबंधी कोई भी सारभूत विधि के प्रश्न अंतर्गत हो, न्यायालय ऐसे प्रश्न का उदाहरण नहीं कर सकेगा। संहिता उसके उत्तर है संहिता का आदेश 27(a) के अनुसार ऐसी स्थिति में न्यायालय तब तक उस प्रश्न का उदाहरण नहीं करेगा जब तक कि ऐसे प्रश्न के संबंध में सरकार से संबंधित है, भारत के महानिवादी की ओर से, राज्य सरकार से संबंधित है, राज्य सरकार महानिवादी की ओर से इसकी सूचना न दी गई हो। क्वेश्चन है, ऐसे वादों में जिनमें किसी कानूनी लिखित की विद्यमानता के अंतर्गत है, न्यायालय द्वारा ऐसे प्रश्न का उदाहरण कब तक नहीं किया जा सकेगा। तो संहिता की धारा 27(a)(1)(a) के अनुसार ऐसे प्रश्न का उदाहरण न्यायालय द्वारा तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक सरकारी प्लीडर यदि प्रश्न सरकार से संबंधित है या सरकार से भिन्न किसी प्राधिकारी के संबंध में उस कानूनी लिखित जारी करने के द्वारा प्राधिकारी को सूचना दे दी गई हो। क्वेश्चन है, सैनिक या नौसैनिक वायु सैनिक द्वारा उनके विरुद्ध वाद। तो धारा 28 संहिता के 28 का उपबंध करता है। संहिता 28 आदेश 28 नियम 1 के अनुसार ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक यदि किसी भी वाद के पक्षकार
और समय वाद के अभियोजित करने या वाद में प्रतीक्षा करने हेतु छुट्टी नहीं प्राप्त कर सकता, छूट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति को लिखित प्राधिकार साथ साथ अपने बदले अपने वाद या प्रतीक्षा करने हेतु प्राधिकृत कर सकते हैं। आदेश 26 नियम 2 के अनुसार ऐसे प्राधिकृत समय कार्य कर सकता है या प्लीडर नियुक्त कर सकता है। क्या है? या प्लीडर जो है नियुक्त कर सकेगा 26 नियम 3 के तहत के अनुसार प्राधिकृत ऐसे व्यक्ति पर उसके प्लीडर की गई तामील उचित तामील होगी। देखते हैं निगम द्वारा या उनके विरुद्ध वाद। जहाँ कोई निगम द्वारा या उसके विरुद्ध वाद संस्थित किया जाता है वहाँ किस के द्वारा हस्ताक्षरित या सत्यापित किया जा सकता है? तो आदेश 29 नियम 1 के अनुसार इस प्रकार वादों में से कोई अभिवचन इस निगम की ओर से उस निगम के सचिव या किसी निदेशक या प्रधान प्राधिकारी द्वारा क्या है हस्ताक्षरित सत्यापित किया जाएगा। क्वेश्चन है निगम के विरुद्ध आदेशिका की तामील कहाँ की जाएगी? तो निगम के विरुद्ध जो है आदेश 29 नियम 2 के अनुसार आदेशिका के समन तामील निगम के सचिव या निदेशक या अन्य प्रधानाधिकारी पर की जा सकती है। यह उस निगम के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में या इसके न होने पर निगम के कारोबार चलाने वाले स्थान पर छोड़कर या निगम के कार्यालय या स्थान के पते से निगम को संबोधित डाक द्वारा भेजकर की जा सकती है। देखते हैं आवश्यक एवं विकसित व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद है। तो संहिता के आदेश किससे संबंधित है? तो संहिता के आदेश 32 ऐसे वादों की प्रक्रिया को विहित करता है जिसमें आवश्यक या विकसित व्यक्ति के पक्षकार होते हैं। क्या कोई आवश्यक या विकसित व्यक्ति वाद दायर करने हेतु तथा उसे संचालित करने हेतु सक्षम है? तो उत्तर नहीं। संहिता के आदेश 32 में प्रावधान से स्पष्ट है कि ऐसा व्यक्ति वाद दायर करने से या उसे संचालित करने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक नियुक्त किए जाते हैं जिनके माध्यम से वाद संचालित होता है। संहिता का आदेश 32 नियम 1 में क्या उपबंध करता है? तो संहिता के आदेश 32 नियम 1 में ये उपबंधित करता है कि आवेश द्वारा हर वाद उसके नाम से ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित किया जाएगा जो कि ऐसे वाद में आवेश का वाद मित्र कहलाएगा। क्वेश्चन है क्या न्यायालय आवेश प्रतिवादी हेतु वादार्थ संरक्षक नियुक्त कर सकता है? उत्तर हाँ। आदेश 32 नियम 3 में यह स्पष्ट करता है कि न्यायालय को प्रतिवादी की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट हो जाती है तो वहाँ किसी उचित व्यक्ति को आवेश के लिए वादार्थ संरक्षक नियुक्त कर सकेगा। क्वेश्चन है वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक नियुक्त होने की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो आदेश 32 नियम 4(1) के अनुसार किसी आवेश या विकसित व्यक्ति को वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक निम्न योग्यता होनी चाहिए। पहला क्या है? वो व्यक्ति व्यस्त व सुरक्षित हो, क्या हो? व्यस्त व सुरक्षित हो। दूसरा है वो व्यक्ति ऐसे आवेश या विकसित व्यक्ति के प्रतिकूल कोई हित न रखता हो। तीसरी बात कहता है व्यक्ति वादमित्र की दशा में प्रतिवादी तथा वादार्थ संरक्षक की दशा में वादी न हो। फोर्थ बात कहता है उस व्यक्ति ने वादार्थ संरक्षक नियुक्त होने हेतु अपनी लिखित सहमति दे दी हो। जहाँ कोई व्यक्ति किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी आवेश का संरक्षक नियुक्त या घोषित किया गया है तो क्या इसके रहते हुए इससे भिन्न किसी व्यक्ति को वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है? उत्तर है नहीं। किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त आवेश के संरक्षक के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति जब वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि न्यायालय विचार न हो ऐसे किए जाने का आवेश का कल्याण है। क्वेश्चन है आवेश से विकसित व्यक्ति के वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा तकरार या समझौता कब किया जा सकता है? तो आदेश 32 नियम 7 के अनुसार ऐसा समझौता तभी किया जा सकता है जब न्यायालय ने इसके लिए इजाज़त दे दी हो। सेकंड वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक ने ये यदि प्रतिनिधि प्लीडर द्वारा नहीं किया जा सकता तो उसके द्वारा शपथ पत्र दिया हो। ऐसे करार या समझौता आवेश के फायदे के लिए हो। क्वेश्चन है किन परिस्थितियों में वाद मित्र हटाया जा सकता है? तो आदेश 32 नियम 9 के अनुसार वाद मित्र निम्न दशाओं में हटाया जा सकेगा जब उसका हित आवेश के हित के प्रतिकूल हो, जब उसका हित जो है आवेश के हित के प्रतिकूल हो जाए, जब वो आवेश की संरक्षा उचित रूप से न कर सके, जब वो अपने कर्तव्य पालन में असफल रहा हो
वाद लंबन के दौरान भारत से बाहर चला गया हो, अन्य किसी पर्याप्त हेतु होने पर जब वाद पत्र में ऐसे व्यक्ति को हटाने या नियुक्त न किए जाने आवेदन दे दिया गया हो। क्वेश्चन है कि किसी आवेश वाद मित्र को हटाए जाने या मृत होने पर आगे की कार्रवाई कब तक रोकी जा सकेगी। तो आदेश 32 नियम 10 के अनुसार ऐसी स्थिति में कार्रवाई तब तक रोकी जाएगी जब तक उस स्थान पर वाद मित्र नियुक्त न हो जाए। क्वेश्चन है वाद संरक्षक किन किन आधारों पर हटाया जा सकता है। तो उत्तर है आदेश 32 नियम 11 के अनुसार निम्न दशाओं में वाद संरक्षक हटाया जा सकता है। जहाँ की वो वाद संरक्षक होने से निवृत्त होने का इच्छुक हो, वो अपने कर्तव्य का उचित पालन नहीं करता हो, अन्य पर्याप्त आधार पर दिखाए जाने पर, वाद के लंबन के दौरान वाद संरक्षक की मृत्यु हो जाने पर, यदि कोई आवेशवादी या ऐसे आवेश जिसकी ओर से आवेदन दिया गया है वयस्क हो जाता है तो क्या वाद चलाने या चलने के लिए निर्वचन कर सकेगा। तो आदेश 32 नियम 12 इस संबंध में ऐसे आवेश को स्वेच्छानुसार निर्वचन करने का अधिकार देता है। यदि एक आवेशवादी को वयस्क होने पर यह लगे कि उसके वाद मित्र द्वारा संस्थित वाद अनुचित या अयुक्त है तो उसे खारिज करने हेतु आवेदन कर दे सकेगा। तो आदेश 32 नियम 14(1) के अंतर्गत ऐसे किया जा सकता है। ऐसे आवेदन की सूचना की तामील संबंधित पक्षकारों पर की जाएगी। अब देखते हैं कुटुंब से संबंध रखने के विषय से संबंधित। तो वाद धारा 32A कुटुंब से संबंध रखने वाले विषयों से संबंधित वाद या कार्रवाई संहिता का प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो संहिता के आदेश 32A के अंतर्गत दिया गया है। क्वेश्चन कहता है 32A के उपन कुटुंब से संबंधित किन किन वादों की कार्रवाई पर लागू होगी। तो आदेश 32 नियम 1-2 के अनुसार ये निम्न वादों या कार्रवाइयों पर लागू होंगे। पहला है विवाह विषयक और उत्तरसत्व वाद या कार्रवाइयों में। इसके अंतर्गत विवाह विषयक परिस्थिति की विद्यमानता के लिए घोषणा वाला वाद या कार्रवाई भी शामिल है। सेकंड है धर्मयुद्ध के बारे में घोषणा हेतु वाद या कार्रवाइयों को। तीसरी बात करता है व्यक्ति की संरक्षकता या आवेश को निःशक्त सदस्य की अभिरक्षा के बारे में वाद कार्रवाई हेतु। फोर्थ बात करता है भरण पोषण हेतु कार्रवाई। फिफ्थ बात करता है दत्तक ग्रहण की विद्यमानता या प्रभाव के बारे में वाद या कार्रवाई। सिक्स कहता है बल या निर्वस्तीय उत्तराधिकारी के बारे में कुटुंब के सदस्यों द्वारा संस्थित किसी वाद या कार्रवाई को। सातवां बात कहता है पक्षकारों द्वारा अपने स्वयं विधि के अधीन विषय संबंधित वाद की कार्रवाई। अब बात करते हैं आकिंचन वाद या निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद यानी आदेश 33। आकिंचन वाद का उल्लेख संहिता में कहाँ दिया गया है। तो संहिता के आदेश 33 नियम 1 से लेकर 18 तक जो है आकिंचन वाद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आकिंचन यानी निर्धन व्यक्ति कौन होता है। तो संहिता की आदेश 33 नियम 1 का स्पष्टीकरण 1 के अनुसार आकिंचन निर्धन व्यक्ति से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है। पहला बात क्या है जिसके पास वाद दाखिल करने के लिए विहित न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। दूसरी बात कहता है जहां ऐसे फीस विहित नहीं है वहां ऐसे व्यक्ति की संपत्ति 1000 रुपये से अनधिक मूल्य की संपत्ति नहीं है जो डिग्री निष्पादक रूप से छूट प्राप्त है। क्वेश्चन है इस बात पर विचार करने के लिए आवेदन निर्धन व्यक्ति है या नहीं है। न्यायालय किन बातों को ध्यान देगी। तो आदेश 33 उत्तर देता है आदेश 33 नियम 1 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार आवेदक निर्धन व्यक्ति है या नहीं है इसका विचार करने में न्यायालय ऐसी संपत्ति को ध्यान में रखेगा जिसको ऐसे आवेदक ने निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद चलाने की अनुज्ञा हेतु अपनाया। आवेदन प्रस्तुत करने हेतु बाद में आवेदन विनिश्चय करने हेतु पूर्व अर्जित किया गया। कोई व्यक्ति निर्धन है या नहीं इस बात की जांच सर्वप्रथम कौन करता है। तो आदेश 33 नियम 1 के अनुसार इस बात की जांच कोई व्यक्ति निर्धन व्यक्ति है या नहीं है सर्वप्रथम न्यायालय की मुख्य लिपिकीय वर्ग अधिकारी द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन है निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की आज्ञा वाले आवेदन कौन कौन से विशिष्ट अपेक्षित हैं। तो संहिता की धारा आदेश 33 नियम 2 के अनुसार ऐसे आवेदन में वाद पत्र संबंधित उचित विशिष्टियाँ तथा आवेदक के चल एवं अचल संपत्ति की उसकी प्रकलित मूल्य सहित सूची संबंध होगी और यह विवेचन के हस्ताक्षर या सत्यापित की रीत से ही हस्ताक्षरित व सत्यापित होगा।
क्वेश्चन, किन आधारों पर आकिंचनवाद का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है? तो आदेश 33 नियम 5 के अनुसार निम्न आधारों पर न्यायालय आकिंचनवाद की अनुज्ञा के आवेदन पर अस्वीकार कर सकता है। पहला क्या है? जहां आवेदन विहित ढंग से पेश नहीं किया गया है। सेकंड कहता है जहां आवेदक निर्धन व्यक्ति नहीं है। थर्ड कहता है जहां आवेदक ने आवेदन स्थापित करने से पूर्व 2 माह के भीतर कपटपूर्ण रूप से अपनी संपत्ति बयान कर दिया है। फोर्थ कहता है जहां उसे अभिकथन से वाद हेतु दर्शित नहीं होता है। 5 कहता है जहां ऐसे व्यक्ति ने प्रस्तावित वाद का विषय में ऐसे करार कर लिया है जिसके अधीन किसी अन्य व्यक्ति ने उसमें हित प्राप्त कर लिया हो। 4 का जहां आवेदन तस्मै पर विधि के अधीन काल बाधित हो। 7 बात करता है जहां किसी अन्य व्यक्ति ने मुकदमेबाजी हेतु वित्तीय करार उसके साथ किया हो। क्वेश्चन है किन परिस्थितियों में निर्धन वाद दाखिल करने की अनुज्ञा को वापस ली जा सकती है? तो आदेश 33 नियम 9 के अनुसार निम्न परिस्थितियों में अनुज्ञा वापस ली जा सकती है। यदि वादी वाद के दौरान तंग करने वाला या अनुचित आचरण का दोषी है, यानी तंग करता है या अनुचित का है, उसका जो कंडक्ट का जो दोषी है, ठीक। सेकेंड बात करता है ये प्रतीत होता है कि वादी के पास जो है पर्याप्त साधन है। थर्ड बात करता है कि वादी वाद के विषय वस्तु के बारे में ऐसे करार किया है जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उसमें हित हो गया हो। कब तथा किसने आवेदन पर निर्धन वाद लाने की आज्ञा वापस लिया जाएगा? तो आदेश 33 नियम 9 के अनुसार प्रतिवादी व सरकार प्लीडर के आवेदन पर वादी पूरे 7 दिन में लिखित सूचना देने के बाद न्यायालय में ऐसी आज्ञा वापस ले सकता है। क्वेश्चन है कि यदि निर्धन व्यक्ति द्वारा दाखिल वाद में वादी सफल होता है तो क्या निर्धन वादी न्यायालय फीस देने से मुक्त हो जाता है? उत्तर नहीं। आदेश 33 नियम 10 के अनुसार ऐसे वादी सफल हो जाता है तो वहाँ कोर्ट फीस वाद की विषय वस्तु पर प्रथम भार होगी और राज्य सरकार ऐसी कोर्ट फीस उस पक्षकार से वसूल सकता है जो उसे प्रदान करने के लिए डिक्री द्वारा आदिष्ट हैं। क्वेश्चन है वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जब निर्धन व्यक्ति वादी को वाद लाने से शुल्क अवश्य देना होगा? तो उत्तर है आदेश 33 नियम 11 के अनुसार निम्न दशाओं पर निर्धन व्यक्ति को वाद लेने पर न्यायालय शुल्क देना पड़ेगा। जहाँ उसे वाद लाने हेतु आज्ञा वापस ली गई हो। दूसरा, जहाँ वाद वापस ले लिया जाता है जहाँ वाद उसकी अनुपस्थिति के कारण खारिज हो गया हो। क्वेश्चन है यदि किसी वाद का उपशमन वादी की मृत्यु के कारण हो जाता है तो न्यायालय शुल्क किससे वसूल सकता है? तो आदेश 33 नियम 11 के अनुसार न्यायालय शुल्क मृतवादी की संपदा या राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जाएगा। क्वेश्चन है जहाँ किंचन के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा वाले आवेदन का खारिज कर दिया जाता है तो क्या पुनः किंचन के रूप में आवेदन किया जा सकता है? तो उत्तर नहीं। आदेश 33 नियम 15 के अनुसार ऐसी स्थिति में आवेदक पुनः ऐसे ही किसी प्रकृति के पश्चात आवेदन करने से रोक दिया जाएगा। क्वेश्चन है क्या आकिंचन वादी की मृत्यु होने जाने पर उसकी वैध प्रतिनिधि आकिंचन वादी के रूप में वादी प्रतिनिधित्व कर सकता है? तो उत्तर नहीं। उसे प्रतिनिधित्व करने हेतु पुनः आकिंचन के रूप में वाद संचालित करने का आवेदन करना होगा। क्वेश्चन है कि क्या निर्धन व्यक्ति की सहायता हेतु केंद्र या राज्य सरकार द्वारा उपबंध बनाए जा सकते हैं? तो उत्तर है हाँ। आदेश 33 नियम 18 में इस संबंध में प्रावधान है। इसके अनुसार केंद्र या राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों के लिए मुफ्त विधिक सेवा की व्यवस्था के लिए अनुपूरक उपबंध बना सकती है। इन्हें कार्यान्वित करने के लिए उच्च न्यायालय राज्य सरकार के पूर्ण अनुमोदन नियम बना सकेगी। क्वेश्चन है अंतर्विवेचनीय वाद धारा 88 नियम 35 संहिता के अंतर्विवेचनीय वाद से संबंधित कहाँ दिए गए हैं? तो संहिता के धारा 88 अंतर्विवेचनीय वाद की परिभाषा आदेश 35 में ऐसे वाद को संचालित हेतु होने की प्रक्रिया का उल्लेख है। क्वेश्चन है अंतर्विवेचनीय वाद किससे संबंधित है? इंटरप्रेटर सूट। तो इंटरप्रेटर सूट यानी अंतर्विवेचनीय वाद एक ऐसा वाद है जिसमें मुख्य विवाद वादी और प्रतिवादी के बीच में न होकर
प्रतिवादियों के बीच ही होता है तथा वादी ऐसी संपत्ति जिसके संबंध में विवाद या प्रभारों या खर्चों से भिन्न किसी हित में उसमें दावा नहीं करता है। क्वेश्चन है अंतर्विवेचनीवाद की क्या आवश्यक शर्तें हैं? तो उत्तर है अंतर्विवेचनीवाद हेतु निम्नलिखित शर्त होना अनिवार्य है। पहला क्या है? विपक्षियों यानी प्रतिवादियों के मध्य ऋण, धन या किसी चल या अचल संपत्ति संबंध में दावा होना चाहिए। जो प्रतिवादियों के मध्य है, जो ऋण है, धन है, चल या अचल संपत्ति के संबंध में क्या होना चाहिए? दावा होना चाहिए। दूसरी बात कहता है वादी जिससे ऐसा ऋण या धन संपत्ति के संबंध में दावा किया है उसका इसके खर्च के अतिरिक्त कोई हित यहाँ नहीं है। ठीक है। तीसरी बात कहता है वादी ऐसे विवादित संपत्ति को दावा में सफल व्यक्ति को देने के तैयार है। फोर्थ कहता है पक्षकारों के बीच ऐसा कोई वाद पूर्व लंबित न हो जो पक्षकारों के अधिकारों को निर्धारित करता हो। क्वेश्चन है किसी अंतर्विवेचनीय वाद वादपत्र में उल्लिखित कथनों या किन बातों को कथन होना आवश्यक है? तो आदेश 35 नियम 1 के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त कथन सम्मिलित किए जाएंगे। पहला है वादी विवादग्रस्त विषय हेतु अपने प्रभार या खर्च के अतिरिक्त कोई अन्य हित नहीं रखता है। सेकंड है प्रतिवादियों द्वारा किए गए दावों को अलग से कथन है। थर्ड कहता है वादी और प्रतिवादी के बीच में किसी भी प्रकार की द्वंद्वसंधि नहीं है। क्वेश्चन अंतर्विवेचनीय वाद की प्रथम सुनवाई में न्यायालय क्या क्या आदेश दे सकता है? तो आदेश 35 नियम 4 के अनुसार वाद की प्रथम सुनवाई में न्यायालय निम्नलिखित कार्रवाई करने हेतु सशक्त है। पहला है वो ये घोषित कर सकता है कि वादी दावाकृत वस्तु को संबंध में प्रतिवादियों के पास सभी दायित्वों से उन्मोचित हो गया है। सेकंड है वो वादी को खर्च अधिनिर्णित कर सकता है और वाद में कर सकता है और वाद में से वादी खारिज कर सकता है। यदि वो न्याय और सुविधा की दृष्टिकोण से उचित समझता है तो वाद के अंतिम निपटारे तक वाद सभी पक्षकारों को बनाए रख सकता है। फोर्थ कहता है यदि न्यायालय को यह लगने का पक्षकारों को स्वीकृतियाँ या अन्य साक्ष्यों से इसे योग्य बनाते हो तो दावा के वस्त हक या न्यायालय कर सकता है। क्वेश्चन है किन दशाओं में अंतर्विवेचनीय वाद दाखिल नहीं किया जाएगा? तो संहिता की धारा 88 के परंतु के अनुसार जहां पूर्व से ही या पक्षकारों के बीच में कोई विवाद लंबित है जिसके अंतर्गत पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण संभव हो तथा आदेश 35 नियम 5 के अनुसार अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक तथा अभिधारी द्वारा अपने भूमि स्वामी पर अंतर्विवेचनीय वाद संस्थित नहीं किया जा सकता है जहां ऐसी संपत्ति भूस्वामी या मालिक द्वारा उन्हें न्यस्त की गई है। दोस्तों मैं आपसे यहीं से इजाज़त चाहता हूं। थैंक यू।